हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस मेरे चैनल पे। और ये एक इन्फॉर्मेशनल होने वाली है वीडियो। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मेरी कैसी रही इंडिया टू आयरलैंड की ट्रिप, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में से मांगे गए, क्या क्या रिक्वायर्ड है। और इसमें मैं सारा अच्छे से समझाऊंगा। और आपको क्या क्या अपने साथ रखना चाहिए, कलर्ड कॉपी रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, और ये सारा मैं बताऊंगा। पर मैं अपना आपको प्रोवाइड कर दूं बैकग्राउंड, तो मैं एनसीआई का स्टूडेंट हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ने आया हूँ आयरलैंड में। मेरा नाम देवेन अहलावत है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। जनवरी 2022 वाला इंटेक है मेरा। अ, तो गैस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको रखनी है अपने साथ, वो है आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। और उसमें आप इंश्योर करिए कि उसमें एक क्यूआर कोड है, क्योंकि अगर उसमें क्यूआर कोड प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको काफ़ी इशू हो सकता है और शायद वो आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट ना करें। तो आप इंश्योर करिए कि आपके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है विद क्यूआर कोड। और सेकंड चीज़ जो आपको रखनी है, आपको रखना है आपने जो भी वैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसका आप सर्टिफिकेट रखिए। और सर्टिफिकेट भी काफ़ी टाइप के आते हैं। तो एक आपका सर्टिफिकेट आता है इंटरनेशनल वाला। उसमें आपको अपना पासपोर्ट अपडेट करना होता है कोविन की साइट पे जाके। तो वो एक इंटरनेशनल वाला आ जाएगा, एक रिपोर्ट टाइप वैक्सीनेशन की, कि आपको मतलब सारी डोज लग गई है। तो वो आप अपने साथ रखिए, उसमें भी क्यूआर कोड होता है। और हो सके तो इन सब की हार्ड कॉपी निकाल लीजिए प्रिंट, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा वो मेंटेन करना। आप एक साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं सबमिट, और वो साथ के साथ चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे। क्योंकि काफ़ी बार हो सकता है कि आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, या फिर आपका फ़ोन ऑफ हो गया, या फिर फ़ोन ना चल रहा हो। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए हार्ड कॉपी में। जहाँ पे रिक्वायर्ड हो आप एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट कर दीजिए। हाँ, और कोविड में एक चीज़ और रखनी है, वो आपको रखनी है पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, जो कि आपको आयरिश एम्बेसी की साइट पे मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें हाँ, वो ये फॉर्म पहले से ही रखें भर के। और हाँ, इसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा वो इंडिया आएगा। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रखेंगे। मान लो आप फ्रैंकफर्ट से एंटर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रैंकफर्ट डालना है या फिर इंडिया डालना है। तो आप इंडिया रखिए स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि फ्रैंकफर्ट आपका काउंट नहीं होगा उसमें, वो आपका बस एक हॉल्ट है। तो हाँ, उसमें आप इंडिया भरेंगे, और फिर जो आपकी जहाँ पे आप जा रहे हैं, मतलब ओरिजिन में इंडिया आ जाएगा और वहाँ पे आयरलैंड आ जाएगा। और हाँ, ये तीन ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रखने हैं कोविड के अराउंड। अब बात करते हैं कि कॉलेज के अराउंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो कॉलेज के अराउंड सबसे पहले तो आप रखिए आपका ऑफ़र लेटर और अपनी फ़ी रिसीप्ट्स। जो भी आपने फ़ी पे करी हुई है उसका एक कॉलेज से आप वो मंगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है एक्नॉलेजमेंट, तो एक वो मंगा लीजिए। उसमें आपका लिखा होगा कि आपने ये फ़ी पे कर दी है और आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है, और उसको ज़रूर रखिए। और एनसीआई एक और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है लास्ट में, जो आपका पोर्ट ऑफ एंट्री का होता है एक डॉक्यूमेंट, वो प्रोवाइड करती है। तो उसको भी निकाल के रखिए। वो एक मतलब उसमें बेसिकली मेंशन्ड होता है कि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई है और आप आयरलैंड आ सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को भी उसकी मैंने हार्ड कॉपी नहीं निकाली थी, तो उसको मैंने सॉफ्ट कॉपी में दिखाया था। कोई इशू नहीं हुआ। तो हाँ, आप भी सॉफ्ट कॉपी में दिखा सकते हैं, बट रिकमेंडेड होगा कि आप हार्ड कॉपीज़ रखिए अपने साथ। एक ही सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेपल करके रख लीजिए, जो भी मांगे आप उसी टाइम दिखा सकें। और हाँ, मेनली ये डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज के अराउंड। और हाँ, आप अपने जो आपने पहले स्टडी करी हुई है या फिर जो भी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसके भी आप थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिए। क्योंकि चेक इन के टाइम पे मेरे से मांगे थे इंडिया में एयरलाइंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। इतना मतलब इमिग्रेशन वालों ने भी नहीं करे। और मतलब इतने क्वेश्चंस कहीं भी नहीं हुए, इमिग्रेशन में भी, हॉल्ट पे भी, कहीं भी नहीं हुए। तो
हाँ, इंश्योर करिए कि आप डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, ओरिजिनल हैं। आप अपने सारे ओरिजिनल अपने साथ रखिए। आप वहाँ पे मतलब फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं शो, बट आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए इन केस वो मांगते हैं तो। क्योंकि हाँ, वो मांग सकते हैं। और मेरे को वहाँ पे टाइम लग गया था उनको, जब वो चेक कर रहे थे मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ओरिजिनल अपने हैंडी रखिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने एम्बेसी में सबमिट करे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए अलग से, क्योंकि चेक इन के टाइम पे मांग सकते हैं। काफ़ी अच्छी रही थी मेरी ट्रैवल जर्नी। आईजीआई एयरपोर्ट से मैंने करा हुआ था बोर्ड, और मेरी 7 घंटे की फ़्लाइट थी फ्रॉम आईजीआई टू हेलसिंकी फिनलैंड में। और बहुत अच्छा एयरपोर्ट था। थोड़ा मतलब छोटा एयरपोर्ट था हेलसिंकी का, बट काफ़ी सही था। मतलब आप आराम से वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे को 17 घंटे ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि मैं सोया नहीं था, तो मैं वहाँ जाके सो गया था। और वहाँ पे अंधेरा भी काफ़ी जल्दी हो गया था, 2:30 बजे ही अंधेरा हो गया था हेलसिंकी में तो हाँ, अंधेरा देख देख के फिर अपने आप नींद आई गई। हाँ, तो बट आराम करने के लिए अच्छा एयरपोर्ट है, आप आराम से आराम कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको 17 आवर्स का मिल रहा है, और अगर आपको वो फ़्लाइट सस्ते में पड़ रही है, तो आई डोंट थिंक आपको कुछ रिक्वायर्ड होगा। आपको कोई वीज़ा भी अप्लाई नहीं करना फिनलैंड से ट्रांज़िट करने के लिए। तो उसका कोई इशू नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है फिनलैंड में, अगर आप 24 आवर्स से छोटा है आपका हॉल्ट वहाँ पे, तो फिर आपको ट्रांजिट रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आपका 24 आवर्स से एक्सीड कर रहा है हॉल्ट, तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड हो सकता है। और हाँ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वो फ़्लाइट सस्ती मिल रही है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है। आप आराम से एयरपोर्ट पे रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर उसके आगे 3 आवर्स की मेरी फ़्लाइट थी हेलसिंकी से आयरलैंड डबलिन। और हाँ, मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। डबलिन में पहुंच गया था 9 बजे। बाहर आते आते ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि ईयू में मतलब ईयू की अलग से थी लाइन, और जो इंटरनेशनल है ईयू के अलावा उनकी अलग से लाइन थी। उसकी बहुत छोटी लाइन थी। टू बी फ्रैंक, मेरे साथ एयरलाइन में और कोई भी इंटरनेशनल नहीं था, तो सब ईयू के थे। तो फिर मेरा फटाफट नंबर आ गया। इमिग्रेशन में मैं गया। उनने मतलब 3-4 सवाल पूछे कि कौन से कॉलेज में हो, कौन सा कोर्स करने आए हो, अकोमोडेशन कहाँ पे है, और हाँ, कितने साल का कोर्स है। और फिर उनने मेरे को बता दिया था कि उनने स्टैम्प कर दिया था। उनने स्टैम्प में लिख दिया था कि ये 3 मंथ्स तक वैलिड है, और आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब आपको GNIB कार्ड बनवाना है अपना। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। बाहर एयरबस चलती है, जो कि आपको सिटी सेंटर छोड़ देगी। उसका 8-9 यूरो चार्ज है, तो आई थिंक वो काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन है अगर आपको सिटी सेंटर आना है तो, डबलिन सिटी सेंटर। तो मैंने तो वो ऑप्शन नहीं करा चूज़। बाकी टैक्सी भी है, फ्री नाउ एक ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट, हाँ, अगर आपको टैक्सी या कुछ यूज़ करना है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आने से पहले ही उसमें अकाउंट बना लें। क्योंकि अगर आप आके अकाउंट बनाएंगे और आपके पास सिम कार्ड नहीं है, तो फिर आप OTP रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो आप कैब कर ही नहीं पाएंगे बुक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या तो आप आके सिम कार्ड ले, और उसके बाद अपना अकाउंट बना के एक कैब बुक कर लें, या फिर आप इंडिया में ही उसमें साइन अप कर दें। और यहाँ पे आके फिर आप एयरपोर्ट पे इंटरनेट है, वाईफाई है, आप उससे अपनी कैब बुक कर सकते हैं, और सिटी सेंटर आ सकते, मतलब जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद तो इंटरनेट आपको मिल ही जाएगा। तो ये है। और मेक श्योर करिए अपने लिए आप वार्म क्लोथ्स लाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है। मतलब ठंड तो ठीक ठाक होती है, बट हवा चलती है तो फिर वो और ज़्यादा ठंड लगती है। क्योंकि टेम्परेचर तो उतना ज़्यादा नहीं था, 6 के आसपास था, 6 डिग्री। बट जब मैं सुबह पहुँचा था तो काफ़ी ठंड थी। मतलब मैंने इनर भी पहना हुआ था, जैकेट भी पहनी हुई थी, बट तब भी ठंड हो रही थी। तो हवा चलती है यहाँ पे, काफ़ी ठंडी हवा चलती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप
मोटी जैकेट लाएं अपने साथ, पहन के एटलीस्ट, मतलब आप इतना लाएं कि आप, अगर आपको कहीं जाना है तो उस टाइम आपको ठंड ना लगे, क्योंकि लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हवा बहुत ठंडी चलती है। और हाँ, और एयरपोर्ट के अंदर तो ठीक टेम्परेचर था, बट जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे आपको बहुत ठंड लगने वाली है। खासकर अगर आप साउथ इंडिया या फिर कहीं से आ रहे हैं, साउथ सदर्न पार्ट से, जहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लिए एनफ क्लोथिंग लाएं। और हाँ, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। और अगर कोई क्वेरीज आपको अभी भी हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अकोमोडेशन भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे ढूंढा, और तो मैंने ऑनलाइन ही ढूंढा था, फेसबुक के थ्रू। मैं इसके लिए अलग से एक छोटी वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से ग्रुप्स पे आप ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी कर दूंगा शो का, मतलब कैसे कैसे ऐड आते हैं और आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, ताकि आप किसी स्कैम में ना फंस जाएं अकोमोडेशन के, क्योंकि बहुत स्कैम्स होते हैं।